तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में बैठे हुए नार्को स्मगलर, जिनको हम ड्रग स्मगलर भी कहते हैं, वो आईएसआई की मदद से किस तरीके से बड़ी खेप ड्रग की, हीरोइन की और उससे मिलती जुलती और जो ड्रग्स हैं, नारकोटिक्स सब्सटेंसेस हैं, उनकी स्मगलिंग बड़े ज़ोरों से हिंदुस्तान में कर रहे हैं। पहले भी इस बात का पिछले साल एक बार खुलासा हुआ था, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं अटक गई थी क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे। लेकिन कल जो हुआ वो बहुत अहम है। ये हमारे देश की अंदरूनी हालात को ख़राब करने के लिए, उसमें गड़बड़ फैलाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता है वो कैसे जनरेट होता है, वो हमने कई बार पहले जिक्र किया है। पिछले 6-7 महीने में तकरीबन 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की ड्रग हिंदुस्तान में आ चुकी है। लेकिन कौन भेज रहा है, कौन सी सिंडिकेट काम कर रही है, उसके पीछे उनके मंसूबे क्या हैं, इरादे क्या हैं, इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं मिल रही थी क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अंदर की बातें निकल के आना बहुत मुश्किल है। जो दोनों सरकारें हिंदुस्तान के साथ सहयोग नहीं कर रही, हमारी देश की एजेंसीज के साथ सहयोग नहीं कर रही, और इसके साथ ही अभी ईरान की सरकार ने भी कुछ चुप्पी साध के रखी है। हालांकि हमारे ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रग स्मगलर की, जो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में तकरीबन पिछले 2 सालों से सामान भेज रहा है, और उसका नाम है हादी सलीम। बहुत से लोग उसको गलती से हाजी सलीम भी कह देते हैं, लेकिन वो हादी सलीम है। डी का साउंड कई बार नॉर्थ इंडिया में, पाकिस्तान के इलाकों में ज भी दिया जाता है, तो वो एक तरीके से हाजी भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन असली नाम उसका हादी सलीम है। बहुत बड़ा स्मगलर है, कराची में बैठा। दुनिया भर में आज के दिन में अगर जो अमेरिकन, मैक्सिकन, उधर की जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनको छोड़ दिया जाए तो इधर वाला जो पूरा इलाका है, अमेरिका के साथ जो साथ के कंट्री मिले हुए हैं उनको छोड़ के यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस इलाके में सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है हादी सलीम, जो पाकिस्तान के कराची में बैठ के इतना बड़ा ड्रग का सल्तनत चला रहा है। एक तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने देखी होगी, उसमें एक सी कमांडोज जो है, हमारे सी इंडियन नेवी के गोताखोर भी होते हैं और हथियारबाजी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो उनका एक दस्ता 6 स्मगलर्स के पीछे खड़ा आपको दिखाई देगा। एक वो बोट जो ईरान की बोट है, वो बोट आप देख सकते हो। उसके बाद जो हमारे इंडियन नेवी के और एनसीबी के ऑफिसर्स हैं उनकी एक तस्वीर है, और वो 200 पैकेट जो इतनी नीटली पैक किए। पिछले साल आपको याद होगा इसी महीने में 19 अक्टूबर, टू बी प्रिसाइज 19 अक्टूबर 2021, एक इंडियन नेवी और एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ने एक जॉइंट ऑपरेशन करके एक श्रीलंकन बोट पकड़ी थी, जिसमें से 5 AK-56 राइफल्स और 1000 कारतूस, उसके अलावा 280 केजी ड्रग्स, हीरोइन उस बोट में से मिली थी, और उसमें श्रीलंकन क्रू 8 लोगों का पकड़ा गया था। ये सीजर भी कोचीन के पास ही हुआ था, और कल वाला सीजर 7 तारीख वाला, ये भी कोचीन के पास हुआ है। लेकिन इस बार जो बोट पकड़ी गई है वो श्रीलंकन नहीं है, वो ईरानियन बोट है। एक नया स्मगलर्स का सिंडिकेट जो हादी सलीम ने खड़ा किया है,
उसने एक बड़े नए तरीके से काम करना शुरू किया है। तो पहली बार हादी सलीम का नाम पिछले साल 19 अक्टूबर के उस सीज़न में हुआ था। वो हथियार और वो कारतूस और वो ड्रग हिंदुस्तान भेजी जा रही थी, किनके लिए, उसका पता लगाने के लिए NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जांच की थी। और अभी फिर अगले साल का अक्टूबर का महीना आता है तो पिछले 12 महीने में NIA ने डिफरेंट एजेंसी से मिलके, इंटरपोल के साथ मिलके जो अंदर की खबरें निकाली हैं, उनमें से उस समय जो हादी सलीम का नाम आया था वो भी कन्फर्म हुआ। और उसके ऊपर निगाह रखते हुए जो हमारी एजेंसी ने एक सर्वेलेंस रखी थी, ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि हमारी एजेंसी ने पहले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उस पूरी खेप को उसके ठिकाने तक पहुंचने के पहले ही पकड़ लिया। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। आपको ऐसे लगेगा कई बार जैसे आप कोई अंग्रेज़ी कोई सी पायरेट से जुड़ी हुई फिल्म देख रहे हो हॉलीवुड की। देखिए, हादी सलीम, इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान में बैठे बड़े ड्रग स्मगलर से है। उनकी बात भी आने वाले दिनों में करेंगे। जुमा खान से लेके और उसके बाद इमाम भील तक जो स्मगलर्स अमेरिकन एजेंसीज़ के राडार पे रहे, जिनको अमेरिका ने पकड़ा भी, लेकिन बाद में किसी तरह की सौदेबाजी करके उनको छोड़ भी दिया, छोड़ने के बाद फिर पकड़ा। ये दो बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर थे, जुमा खान अफ़गानिस्तान का और इमाम भील बलूचिस्तान का। अब देखिए, ये इमाम भील जो था ये मकरान एरिया है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर लगता है। वहाँ का समुंदर का किनारा है, बंदरगाह है, वहाँ का बहुत ही पहुँचा हुआ आदमी। वो उसकी बात आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन आज उसके उन दोनों के शांत होने के बाद, जुमा खान के और इमाम के चुप होने के बाद, पूरे का पूरा बिजनेस अफ़गानिस्तान का, ईरान का, पाकिस्तान का ओपिएट बिजनेस जिसको हम कहते हैं, अफ़ीम और अफ़ीम की बायो प्रोडक्ट, अफ़ीम को प्योरीफाई करके ब्राउन शुगर बनती है, उसको और प्योरीफाई करके हीरोइन बनती है, इसके और भी कुछ मिलावट करके बहुत सारे और चीज़ें बनाई जाती हैं जो अलग-अलग नाम से मशहूर हैं। और काफ़ी सारा हिस्सा इसका वेस्टर्न यूरोप और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भेजा जाता है। ये नया रूट जो है, ये हादी सलीम ने इसको इस रूट को बनाया और करोड़ों अरबों रुपए उस आदमी ने इस धंधे में बनाए। तो इसके पहले कि हम पहले तो बड़े स्मगलरों की बात करें, ये पूरा सिलसिला हिंदुस्तान में ड्रग भेजने का कैसे शुरू हुआ। बहुत दिनों से इस पे काम कर रहे थे हम लोग और हमारी टीम। अब कहीं जाके कुछ तारें जुड़ी हैं, कुछ हमारी एजेंसीज के लोग बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे एफर्ट्स को देखते हुए वो कुछ खुल के बातें करने लगे हैं, क्योंकि ये देश हित की बात है, हमारी जनरेशन की बात है। खाली पंजाब ही नहीं, आधा हिंदुस्तान ड्रग की बीमारी से जूझ रहा है। उतने लोग बॉर्डर पे हो रही लड़ाइयों में नहीं मरते जितने लोग हीरोइन और ड्रग के ओवर यूज़ में मारे जा रहे हैं, हमारे देश में भी, पड़ोसी देशों में भी, और ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए उन लोगों की जड़ तक जाना होगा जो इस तरह मौत का व्यापार करते हैं, हादी सलीम जैसे। अब हादी सलीम क्या करता है, वो अफ़गानिस्तान से अपने सोर्सेज से हेरोइन लेके बहुत सस्ते भाव पे उनको बलूचिस्तान के रास्ते ईरान के बॉर्डर पे जो समुंदर पड़ता है, अरेबियन सी, उसके किसी भी बंदरगाह पे भेजेगा। तो वो पूरी ड्रग जो है, कई बार तो कराची से भी ईरानियन पोर्ट से भेजी जाती है।
अगर लैंड रूट पे कोई सख्ती हो, कहीं पाकिस्तान आर्मी ने कहीं कोई चेक पॉइंट्स बनाए हों या वहाँ की एजेंसीज ने कोई रोकथाम की हो, तो वो कराची से भी ईरानियन पोर्ट में किसी पे बोट ले जाके वहाँ से पाकिस्तानी बोट से वो सामान, ड्रग की खेप जो है, वो भले 200 किलो की हो, 400 किलो की हो, उसको ईरानियन बोट में भर देते हैं। अब क्योंकि श्रीलंकन नेवी, इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट गार्ड, हमारा कोस्ट गार्ड, ये सब लोगों की नज़र पाकिस्तानी बोट्स पे रहती है और बहुत सारे पाकिस्तानी मछुआरे जो पैसे के लालच में, जो कित्ते के तौर पे स्मगलर नहीं हैं, स्मगलर उनका पेशा नहीं है, लेकिन जब ऑफ सीज़न में कोई काम धंधा नहीं होता तो वो अपना गुजारा करने के लिए कई बार स्मगलर्स का सामान भी इधर से उधर पहुंचाने का काम कर लेते हैं। तो वो लोग के ऊपर एक सख्त किस्म की नज़र हमारी एजेंसीज बनाए रखती हैं। तो उसको बाईपास करने के लिए, उससे दूर रहने के लिए हादी सलीम ने ईरानियन रूट अपनाया। ईरान के जहाज़ में ड्रग की खेप भर के उसको हाई सीज में लाया जाता है। इंडिया के बॉर्डर, जो समुद्री बॉर्डर है हमारा, जो हमारी समुद्री हद बनती है, जो हमारा एक्सक्लूसिव जो सी जोन होता है, वहाँ तक लेके आया जाता है। वहाँ से उस माल को हाई सीज में, डूंगे समुद्र में, श्रीलंकन बोट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। और कल वाले सीज़न में इंडियन एजेंसीज के पास ये खबर भी थी कि एक श्रीलंकन बोट आएगी जिसमें ये माल ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसके बाद ईरानियन बोट जो है वो वापस चली जाएगी। लेकिन इंडियन नेवी को शाबाशी देनी होगी, एनसीबी के लोगों की भी पीठ थपथपानी होगी कि उन्होंने पहले से जो जानकारी इकट्ठी की थी अपने तरीके से। हालांकि बहुत मुश्किल काम होता है, समुंदर में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। एक बोट से दूसरी बोट में जाना, भाग रही बोट को कैसे रोकना और उसके लोगों को पकड़ना। नॉर्मली क्या होता है, लोग जब ऐसा कोई चांस होता है तो वो किश्ती छोड़ के समुद्र में छलांग लगा देते हैं और दूसरी जो बोट्स हैं वो उनको रेस्क्यू करती हैं। और कई बार तो माल भी समुद्र में फेंक दिया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी खेप के साथ पकड़े गए तो उम्र कैद तो होनी होनी है। खैर, इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही इंडियन नेवी और एनसीबी ने, और साथ में कोस्ट गार्ड की मदद भी ज़रूर ली गई होगी, क्योंकि जो फास्ट स्पीड बोट्स हैं, इंटरसेप्टर बोट्स, वो हमारे कोस्ट गार्ड के पास भी हैं। तो इन सब इंडियन एजेंसीज के, डिफेंस फोर्सेस की मदद से एनसीबी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, पूरी रात इसकी निगाह रखी गई और अर्ली मॉर्निंग जैसे ही वो ईरानियन बोट इनको नज़र आई, उसको बड़े तरीके से घेरा डाल के सरेंडर करने के लिए कहा गया। जब वो बोट भागने के चक्कर में थी तो नेवी ने गोला बारूद का इस्तेमाल भी किया, जिससे डर के ईरानियन जो क्रू था 6 लोगों का जो उस बोट में थे और 200 किलो ड्रग थी, उसको समुंदर में फेंकने की कोशिश की। लेकिन हमारी फोर्सेस ने जो गोलाबारी की, उससे इतना उनको डर लगा कि वो ये हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन हमारी जब वो ड्रग पकड़ी गई फाइनली, तो एनसीबी ने कहा कि 1-1 किलो के जो पैकेट थे, 200 पैकेट, उनके 7 परतों में उसको बांधा गया था। अगर समुंदर में फेंक भी दिया जाता तो वो डूबते नहीं, वो तैरते हुए पकड़े जा सकते थे, लेकिन कुछ माल का नुकसान हो सकता था। आदमियों को भागने नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि समुद्री बेड़ा, जो समुद्र के जो छोटी बड़ी बोट साथ में होती हैं इंटरसेप्टर बोट्स के साथ, वो काफ़ी गिनती में थी और तकरीबन जहाँ तक हमारा पानी है, जहाँ तक हम जा सकते हैं, वहाँ तक उनको अच्छी तरह से घेर के रखा हुआ था और दूर की फायर पावर ने ईरानियन क्रू को डरा के रखा हुआ था। तो कोशिश हुई थी ड्रग को समुद्र में फेंकने की, आदमियों ने भी समुद्र में छलांग लगा के भागने की, बचने की कोशिश की थी, लेकिन
नाकाम रहे। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारी फोर्सेस की है। दूसरी तरफ जो श्रीलंकन बोट ये सामान लेने आ रही थी, उसको एक दूसरी यूनिट जो इंडियन नेवी की थी, कोस्ट गार्ड थी, उसने उसको नहीं घुसने दिया। इस जो जहाँ पे जो पूरा एक्शन चल रहा था, ग्राउंड ज़ीरो जो थी, उसको ग्राउंड तो नहीं कह सकते, C0 कह सकते हैं, वहाँ पे उसको नहीं पहुँचने दिया। तो इस तरीके से ईरानियन बोट के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो सरेंडर करते। और उस बोट को सरेंडर करवाने के बाद उस बोट पे जो हमारे जो कमांडोज थे नेवी के, गुजरात कोस्ट में पिछले 6 महीने में जितने पैकेज इसी किस्म की पैकेजिंग हुए 1-1 किलो के जो सीयर हुए हैं, बिल्कुल उनसे मिलती जुलती पैकेजिंग इन पैकेट्स की भी है। और उनको सीज करके जिसकी मार्केट वैल्यू आज के दिन में 1200 करोड़ रुपए है, 1200 करोड़। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर वो सामान कहीं उसका एक हिस्सा भी हिंदुस्तान में पहुंच जाता, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती। लेकिन उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा श्रीलंका जाना था। श्रीलंका जाने के 2 कारण हैं, वो कल डिटेल में आपको कल के एपिसोड में बताएंगे कि श्रीलंका ड्रग का ट्रांजिट पॉइंट क्यों बनता जा रहा है। क्या LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल अलाम वो दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब है। इन बातों का चर्चा जिक्र कल की रिपोर्ट में करेंगे। और श्रीलंका से वो ड्रग वेस्टर्न यूरोप में जाती है, जहाँ से श्रीलंका की वो जो बागी फोर्स LTTE वो हथियार खरीदती है। और एक खेप का हिस्सा, क्योंकि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक पड़ता है, समुंदर से सीधा बहुत कम समय लगता है बोट का ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में, तो एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, एक हिस्सा उसका हिंदुस्तान आना था। लेकिन इस बड़े हमारी नेवी के और NCB के एक्शन ने उस वारदात को होने के पहले ही रोक लिया। कल आपको सुनाएंगे पूरे हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा ड्रग का धंधा पाकिस्तान से बैठे लोग कैसे चलाते हैं, बलूचिस्तान से और अफ़गानिस्तान से, जिनको पाकिस्तानी आर्मी और सरकार की पूरी मदद मिलती है, सरपरस्ती मिलती है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा इस ड्रग की कमाई का पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और ISI को भी जाता है, ताकि उनकी जान माल की रखवाली वहाँ की सरकार करती रहे। इन आगे वाले दिनों में आपको अमेरिकन का जो फोर्स, जो अमेरिकन एजेंसीज का डबल स्टैंडर्ड है, वो भी दिखाएंगे आपको। कैसे स्मगलर्स ने आपस में मर्डर हुए, पॉलिटिशियन मारे गए, ब्यूरोक्रेट्स मारे गए, इंडोनेशिया तक जाके मर्डर किए गए। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मेहनत से बनाई है। आज के दिन में इस किस्से को यहीं ख़त्म करेंगे। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।